Today we are going to discuss about the scapula. About the scapula. स्कैपुला आपका जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड जिसके मीनिंग है शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला लैटिन लैंग्वेज का वर्ड। ओके, उर्दू में या यूनानी में इसको नाम दिया है अज़मुल कतिफ। अज़मुल कतिफ, मैं तीनों मीनिंग बता रहा हूं आपको, ठीक है। स्कैपुला समझ गए, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसके मीनिंग है आपका शोल्डर ब्लेड। अज़मुल कतिफ, अज़म के मायने बोन, याद कर लीजिएगा। अज़म के मायने क्या है आपका बोन, और कतिफ के मायने होता है कंधा। कतिफ मींस शोल्डर या कंधा, एक ही बात आएगी सब जगह, कंधे वाली हड्डी है, ठीक। शोल्डर बोन जो है आपका अज़मुल कतिफ, कतिफ के मायने कंधे के है। हिंदी में भी आपको बता देता हूं, आयुर्वेद के मुताबिक जो है इसको अंश फलक कहा जाता है। अंश फलक, अंश कहते हैं शोल्डर को, और फलक मीन्स होता है ब्लेड। क्या हुआ? शोल्डर ब्लेड। तीनों के मीनिंग एक ही हुए ना, यानी कि स्कैपुला शोल्डर ब्लेड, अज़मुल कतिफ शोल्डर बोन, और अंश फलक यानी कि आपका शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये कैसी बोन है आपका? फ्लैट, लार्ज एंड ट्रायंगुलर। फ्लैट है, लार्ज है, ट्रायंगुलर है। उससे पहले आपको एक बार नाम पढ़ के बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें यहां पर ये कोरेकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरोसिटी, ग्लिनोइड कैविटी, इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरोसिटी, लेटरल और एक्सिलरी बॉर्डर, सब स्कैपुलर फोसा, सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर एंगल, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, स्पाइन, इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, स्पिनो ग्लिनोइड नोच, मीडियल और वर्टिब्रल बॉर्डर। स्कैपुला जो है आपका कैसी बोन है? आपका फ्लैट, लार्ज एंड ट्रायंगुलर। फ्लैट भी है, बड़ी भी है, और ट्रायंगुलर बोन है, जो कि सिचुएटेड होती है कहां पर? पोस्टीरोलेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट। पोस्टीरो मींस पीछे, लेटरल मींस बाहर की तरफ, चेस्ट मींस छाती, ठीक। इस पर पीछे की तरफ, ये आपका पीछे का पोर्शन है। आपको यहां पर एक बोन दिखाई दे रही है, ये दिख रही है सबको? ये आपका पोस्टीरोलेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट, यहां पर ये बोन सिचुएटेड होती है, और इसका जो एक्सपेंशन है यानी कि कहां से कहां तक होती है, ये सेकंड रिब से लेके और आपका 8th 9th रिब तक जो है ये चली जाती है। 8th 9th रिब तक चली जाती है। तो इस बोन को हम क्या कहते हैं? आपका स्कैपुला बोन कहते हैं। ये मेरे हाथ में लेफ्ट साइड की बोन, स्कैपुला बोन। इस बोन के अंदर, स्कैपुला के अंदर, दो सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेस, 3 बॉर्डर्स, 2 एंगल इस बोन के अंदर मौजूद होते हैं। सरफेसेस देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1 कॉस्टल सरफेस, यानी कि ये जो सामने वाली सरफेस है इसको हम कहते हैं एंटीरियर या कॉस्टल, क्योंकि जब ये ऐसे लगेगी, इंसान ये है ना, इंसान ये है, तो ये आपके आगे आ रही है ना इसके, तो ये वाली सरफेस कौन सी कहलाएगी? आपकी कॉस्टल सरफेस या एंटीरियर सरफेस। कॉस्टल इसको क्यों कहते हैं? कॉस्टल के मीनिंग होते हैं पर्टेनिंग टू द चेस्ट, चेस्ट से रिलेटेड, यानी कि जो चेस्ट के साथ अटैच हो रही है, तो इसीलिए इसको कॉस्टल सरफेस कहा गया है। रिब के साथ ये अटैच होती है तो इसलिए इसको कॉस्टल सरफेस कहा गया है। और ये कनकेव होती है। कैसी होती है? कनकेव होती है, और एक फोसा बनाती है, एक गड्ढा बनाती है, जिसको हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। और इस फोसा के अंदर एक मसल का ओरिजिन होता है, जिसको हम सब स्कैपुलरिस मसल कहते हैं। यानी कि जो इस फोसा का नाम है वही इस मसल का नाम है। यहां पर ये आपका, ये एक मसल होगी इस तरह से, इस गड्ढे के अंदर एक मसल अटैच होते हैं जिसको हम सब स्कैपुलर मसल कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं, सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं, और इसमें इसी नाम की मसल जो है आपका अटैच हो। कॉस्टल सरफेस समझ गए? कॉस्टल सरफेस जो सामने वाली सरफेस है वो लार्ज और कनकेव होती है, और यहां पर एक फोसा बन जाती है जिसको हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं, और वो इसी नाम की मसल को अटैचमेंट देती है। दूसरी सरफेस डॉर्सल सरफेस, यानी कि पीछे वाली सरफेस, डॉर्सल सरफेस, ये वाली सरफेस डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस एक स्पाइन के जरिए, एक दीवार के जरिए दो हिस्सों में बट जाती है। डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स है और एक दीवार के जरिए, एक स्पाइन के जरिए दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा वो जो इससे ऊपर आ रहा है और एक हिस्सा ये जो इससे नीचे आ रहा है। ऊपर वाली पोर्शन को हम सुप्रा स्पाइनेटस फोसा कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्पाइन। क्या नाम है? स्पाइन। स्पाइन से ऊपर की तरफ एक फोसा बच जाती है जिसको हम सुप्रा स्पाइनेटस फोसा कहते हैं, और इससे नीचे की तरफ दूसरी फोसा बनती है जिसको हम इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा कहते हैं। सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, इन जगहों पर इन्हीं नाम की मसल ओरिजिन होती है, यानी कि इस जगहों पर भी इसी नाम की मसल अटैच होती है। ऊपर वाली को हम कहेंगे सुप्रा स्पाइनेटस मसल और नीचे वाली को कहेंगे इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। सुप्रा स्पाइनेटस मसल और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। इस तरह से ये दो सरफेस जो है इसके ऊपर मौजूद होती है। तीन बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1, सबसे ऊपर की तरफ जो बॉर्डर होगा इसको बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर, ये चूंकि लेफ्ट साइड की बोन है, ये लेफ्ट साइड की बोन है, यहां से आप समझ सकते हैं ये लेफ्ट साइड की बोन है, तो इसमें ये ऊपर वाला बॉर्डर सुपीरियर बॉर्डर हुआ, तो ये वाला बॉर्डर कौन सा होगा? लेटरल बॉर्डर, और जो अंदर की तरफ है उसको हम मीडियल बॉर्डर कहते हैं। 3 बॉर्डर्स हुए, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। 2 एंगल इसके अंदर होते हैं, एक ये वाला एंगल, इसको हम सुपीरियर एंगल कहते हैं, एक ये नीचे वाला एंगल, इसको हम इंफीरियर एंगल कहते हैं। अब आती है ये जो बॉर्डर है इनके एक्सपेंशन की बात। बॉर्डर कहां से कहां तक होता है? सुपीरियर बॉर्डर की बात करते हैं तो सुपीरियर बॉर्डर, ये यहां पर आपको एक उभार नजर आ रहा है, ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कोरेकॉइड प्रोसेस। ये दूसरा प्रोसेस है बाहर की तरफ निकला हुआ, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। तो इस बॉर्डर की हम बात कर रहे थे, सुपीरियर बॉर्डर की। सुपीरियर बॉर्डर बेस ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस से शुरू होता है, बेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस से शुरू होता है और इस सुपीरियर एंगल तक चला जाता है। तो इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा शार्प होता है। क्या सा होता है? शार्प। और बेस के पास आकर, इस कोरेकॉइड प्रोसेस के बेस पर आकर यहां पर एक नोच बनाता है, एक गड्ढा सा नजर आ रहा है आपको, एक नोच बनाता है, इसका नाम होता है सुप्रा स्कैपुलर नोच। सुप्रा स्कैपुलर नोच, ये रही इसमें सुप्रा स्कैपुलर नोच। इस नोच के ठीक ऊपर की तरफ एक लिगामेंट अटैच होता है, इस तरह से एक लिगामेंट अटैच होता है जिसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट जब इसके ऊपर लग जाता है तो ये एक सुराख में कन्वर्ट हो जाता है। एक सुराख बन गया ना इसमें, जब ये इसके ऊपर ऐसे लग गया तो इसके अंदर एक ओपनिंग बन गई, ठीक, एक सुराख बन जाता है, एक फोरामीना बन जाता है, जिसके अंदर से आपका सुप्रा स्कैपुलर नर्व होके गुजरती है ताकि वो डैमेज ना हो। सुप्रा स्कैपुलर नर्व इस रास्ते से होके गुजरती है, जो फोरामेन यहां पर बना है, किसके अटैचमेंट से? एक लिगामेंट के अटैचमेंट से। ओके, और उस लिगामेंट के ऊपर से सुप्रा स्कैपुलर वेसल गुजरती है। सुप्रा स्कैपुलर वेसल यानी कि ब्लड वेसल जो है वो आपका इसके ऊपर से गुजरती है। ओके, सुपीरियर बॉर्डर की बात। उसके बाद आता है आपका लेटरल बॉर्डर। ये लेफ्ट साइड की बोन है तो ये बॉर्डर जो है इसका क्या कहलाएगा? मीडियल, और ये वाला कहलाएगा लेटरल। ठीक, इसके लेटरल बॉर्डर पर ठीक ऊपर की तरफ एक कैविटी होती है। क्या होती है? कैविटी होती है। इस कैविटी को हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जिसके साथ आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये है आपकी ह्यूमरस बोन। क्योंकि ये लेफ्ट साइड की है, ये भी लेफ्ट साइड की बोन, तो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस इसके साथ इस तरह से आर्टिकुलेट।
और एक ज्वाइंट बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट यानी कि यहां पर ये इसके साथ अटैच होता है और एक ज्वाइंट बनता है जिसको हम शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। ओके, ये बॉर्डर ग्लिनाइड कैविटी के ठीक नीचे से शुरू होता है और जाकर इस एंगल पर खत्म होता है, तो इस बॉर्डर को हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं। लेटरल बॉर्डर जो कि थिक होता है, दूसरे बॉर्डर के मुकाबले पर यह थिक होता है, तो इस बॉर्डर को हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं। तीसरा बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर को हम एक्सिलरी बॉर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके इस तरफ जो है वो एक्सिला आ रहा है, बगल आ रही है इंसान, तो इसलिए इसको हम एक्सिलरी बॉर्डर भी इसको कह सकते हैं। तीसरा बॉर्डर जो है आपका, जो सुपीरियर एंगल से शुरू होता है और इंफीरियर एंगल तक जाता है, तो इस बॉर्डर को हम मीडियल बॉर्डर या वर्टिब्रल बॉर्डर कहते हैं। मीडियल बॉर्डर या वर्टिब्रल बॉर्डर, क्योंकि ये यहां पर क्या है, ये वर्टिब्रा है, तो ये वर्टिब्रा की तरफ आ रहा है ये बॉर्डर, वर्टिब्रा की तरफ आ रहा है ये बॉर्डर, तो इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, वर्टिब्रल बॉर्डर, इसको नाम। अदर स्ट्रक्चर्स जो इसके ऊपर बोन के ऊपर मौजूद होती है, नंबर एक स्पाइन। स्पाइन जो कि आपका पोस्टीरियर सरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, पोस्टीरियर सरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस भी इसको आप कह सकते हैं, स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस। ये स्पाइनस प्रोसेस जो है, इसमें पीछे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो सबसे ज्यादा उभरा होता है, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और बाहर की तरफ लेटरल साइड में ये स्पाइनस प्रोसेस एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। कैसा रहता है, फैल जाता है, और एक नया प्रोसेस बनाता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। एक नया प्रोसेस इसने बनाया जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, जो कि स्पाइनस प्रोसेस का लेटरल पार्ट होता है, जो कि एक्सपेंड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। जिसके ऊपर एक यहां पर ओवल फैसेट होता है, यहां पर इसके यहां पर ऊपर की तरफ एक जुड़ने वाली सतह होती है, राउंड शेप की, ओवल शेप की, तो यहां पर वो ओवल फैसेट होता है जिसके साथ लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, ये आपका कौन सी बोन है, क्लेविकल बोन है, ये आगे से आई तो ये इसके साथ इस तरह से अटैच है, और यहां पर जो ज्वाइंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। ठीक, इसके जुड़ने से ये एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बन जाता है। तो यहां पर एक ज्वाइंट ये बन गया और एक ज्वाइंट जो है आपका कौन सा बना, शोल्डर ज्वाइंट। इस तरह से ये ज्वाइंट जो है इसका बन जाता है। ठीक है ना, ये हुई इसके एक्रोमियन प्रोसेस की बात। ओके, ये स्कैपुला बोन का डिस्क्रिप्शन दोबारा से सुन लीजिए एक बार, समरी बता रहा हूं। स्कैपुला लार्ज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन, सिचुएटेड होती है कहां पर, पोस्टीरो लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के पीछे की तरफ पोस्टीरो लेटरल साइड में सिचुएटेड होते हैं। इसमें दो सरफेस, तीन बॉर्डर्स, दो एंगल और दो प्रोसेस। सरफेसेस कौन कौन सी है, सरफेसेस आर नंबर वन एंटीरियर कोस्टल सरफेस विच फॉर्म्स ए फोसा कॉल्ड द सब स्कैपुलर फोसा, और उस फोसा में इसी नाम की मसल जो है आपका अटैच होती है, इनके सब स्कैपुलरिस मसल। दूसरी सरफेस जो कि आपका पोस्टीरियर सरफेस से कॉन्वेक्स होती है और एक स्पाइन के जरिए, एक स्पाइन के जरिए दो हिस्सों में बट जाती है। इससे ऊपर सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, इससे नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। ठीक, जिनके ऊपर इन्हीं नाम की मसल्स, जो इनकी फोसा के नाम है वही मसल्स के नाम, यानी कि सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। बॉर्डर्स की बात आती है, नंबर वन सुपीरियर बॉर्डर, नंबर टू लेटरल बॉर्डर एंड नंबर थ्री मीडियल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर आपका शुरू होता है आपका इस प्रोसेस के ठीक बेस से, कोरेकॉइड प्रोसेस के बेस से शुरू होकर मीडियल एंगल, सुपीरियर एंगल तक चला जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। जिसमें एक नोच होती है, बिल्कुल बेस पर एक नोच होती है जिसको हम सुप्रा स्कैपुलर नोच कहते हैं, सुप्रा स्कैपुलर नोच कहते हैं, जो कि एक लिगामेंट के अटैचमेंट से, सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट के अटैचमेंट के जरिए एक फोरामेन में कन्वर्ट हो जाती है, एक सुराख में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें से सुप्रा स्कैपुलर नर्व होके गुजरती है, और इस लिगामेंट के ऊपर से एक ब्लड वेसल गुजरती है जिसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स। ओके, दूसरा बॉर्डर है आपका
लेटरल बॉर्डर, इस लेटरल बॉर्डर के ठीक ऊपर की तरफ एक कैविटी होती है जिसको हम ग्लिनाइड कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है आपका फिट होता है और शोल्डर ज्वाइंट बनाता है। ये ग्लिनाइड कैविटी से लेके नीचे की तरफ को इंफीरियर एंगल तक बॉर्डर जाता है जिसको हम लेटरल बॉर्डर कहते हैं। तीसरा बॉर्डर जो सुपीरियर एंगल से लेके और आपका इंफीरियर एंगल तक जाता है इसको हम मीडियल बॉर्डर या वर्टिब्रल बॉर्डर कहते हैं। ओके, इसके ऊपर अदर स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो आपका स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेकॉइड प्रोसेस। स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस जो है आपका पिछली दीवार को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, पिछली सरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जो कि लेटरल साइड में एक्सपेंड होकर एक दूसरा प्रोसेस बना लेता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, जिसके साथ लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल जो है आर्टिकुलेट होकर एक ज्वाइंट बनाता है जिसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। ओके, तीसरा प्रोसेस जो कि एक बैक ऑफ क्राउ कर्व्ड प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कोरेकॉइड प्रोसेस कहते हैं, जो एक लिगामेंट को अटैचमेंट देता है। कल भी आपको याद होगा, एक लिगामेंट को अटैचमेंट देता है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। याद आया हो आपके, वाई शेप्ड लिगामेंट था जिसको हमने कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट कहा था, जो कि ऊपर की तरफ दो लिम्ब में ट्रेपेजॉइड लाइन और कोनाइड ट्यूबरकल के साथ अटैच होता है और नीचे की तरफ इसकी सुपीरियर सरफेस पर यानी कि अपर सरफेस पर जो है आपका अटैच होता है। तो ये किसी बोन के साथ जुड़ता नहीं है। उसके बाद आता है इसका ऑसिफिकेशन। स्कैपुला बोन है वो एक प्राइमरी सेंटर और 7 सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होती है। एक प्राइमरी सेंटर और 7 सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होती है। प्राइमरी सेंटर जो है आपका इसकी ग्लिनाइड कैविटी के पास एर्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ, 8वें हफ्ते में ग्लिनाइड कैविटी के पास एक सेंटर अपीयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेंटर कहते हैं। 7 सेकेंडरी सेंटर होते हैं। कितने? 7 सेकेंडरी सेंटर, जिनमें से एक आपका कोरेकॉइड प्रोसेस के मिडिल ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस के लिए फर्स्ट ईयर में अपीयर होता है। इसमें फर्स्ट ईयर में अपीयर होता है। दूसरा, रूट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस कब अपीयर होता है? 10th ईयर में अपीयर होता है और ये 15 से 18 साल में दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। 15 से 18 साल में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। 2-4 एक्रोमियन प्रोसेस के लिए 2, कितने हो गए? ये 4 हो गए ना, 4। बाकी बचते हैं एक लोअर 1/3 ऑफ द ग्लिनाइड कैविटी, एक मीडियल बॉर्डर के लिए और एक इंफीरियर एंगल के लिए। ये इस तरह से आपके 7 सेंटर अपीयर हो जाते हैं। ये सेंटर्स आपका एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अपीयर होते हैं और ये बोन 25 साल में जाके तैयार हो जाती है। कितने? 25 साल में, यानी कि एक प्राइमरी सेंटर और 7 सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर नियर द ग्लिनाइड कैविटी के पास एक सेंटर अपीयर होता है एर्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ में। 7 सेकेंडरी सेंटर में से 1 फॉर द मिडिल ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस, 1 फॉर द रूट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस, 2 फॉर द एक्रोमियन प्रोसेस, 1 फॉर द इंफीरियर साइड ऑफ ग्लिनाइड कैविटी, 1 फॉर द मीडियल बॉर्डर के लिए एंड 1 फॉर द इंफीरियर एंगल। इस तरह से ये बोन जो है इसके साथ तैयार हो जाती है आपका। कब? 25 साल में ये बोन जो है आपका तैयार हो जाता है। ओके, अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये चूंकि 2 बोन है, डबल बोन है, इसको हम साइड डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये किस साइड की बोन है? इसको साइड डिटरमाइन करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि ये बोन जो है आपका फ्लैट एंड ट्रायंगुलर है। बोन को आप इस तरह से पकड़ेंगे, पकड़ लिया आपने। कोस्टल सरफेस सामने आ गई, मैं बता रहा हूं ना, मैं अपनी ही समझ के बता रहा हूं इसको। तो ये कोस्टल सरफेस कनकेव है जो सामने होनी चाहिए। ओके, स्पाइन आपकी तरफ होना चाहिए। स्पाइन किस तरफ होगा? बैकवर्ड होगा। यहां पर भी देखते रहिए, है ना, स्पाइन जो है कैसे होगा? बैकवर्ड होगा। एक्रोमियन प्रोसेस का डायरेक्शन लेटरल वार्ड होगा।
ग्लियोनाइड कैविटी का डायरेक्शन लेटरल वार्ड होगा। ओके, तो जब हम बोन को इस तरह से पकड़ेंगे तो जिस साइड में आपकी ये ग्लियोनाइड कैविटी आएगी उस साइड की ये बोन मानी जाएगी। मेरे किस साइड में आ रही है? मेरे ये किस साइड में आ रहा है? लेफ्ट साइड में, इट मींस ये लेफ्ट साइड की बोन है। अगर मैं कहूं कि एक्रोमेन प्रोसेस का डायरेक्शन लेटरल वार्ड है, ग्लियोनाइड कैविटी का भी लेटरल वार्ड है, ये भी इंफीरियर साइड में, गलती कहां हो रही है? गलती कहां हुई? गलती हुई स्पाइन की। ये सामने आ गया, ये सामने नहीं होना चाहिए, ये किस तरफ होना चाहिए? पीछे की तरफ होना चाहिए। तो जब आप इसको बोन को इस तरह से पकड़ेंगे तो जिस साइड में ग्लियोनाइड कैविटी आएगी उसी साइड की ये बोन मानी जाए। तो अब ये किस साइड की बोन है? लेफ्ट साइड। ओके, ये हुआ इसका साइड डिटर्मिनेशन। उसके बाद आता है इसका क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर यानी कि इस बोन में क्या डिफेक्ट, क्या परेशानी हो सकती है। इसके साथ अटैच एक मसल होती है सीरेटस एंटीरियर मसल। सीरेटस एंटीरियर मसल होती है जो कि आपका इधर इसके बॉर्डर के साथ और उधर जो है सामने की तरफ रिब्स के साथ, पहली जो 8 और 9 रिब्स होती है, 8 और 9 रिब्स होती है, यहां पर एक मसल अटैच होती है जिसका नाम है सीरेटस एंटीरियर मसल। उस मसल को थोरेसिक नर्व सप्लाई देती है। थोरेसिक नर्व जो है आपका सप्लाई देती है और उस मसल का काम मेनली ये होता है कि वो हाथ को आगे बढ़ाने का, यानी कि पंचिंग मूवमेंट। पंचिंग मूवमेंट आप समझ सकते हैं, पंचिंग मूवमेंट और आपका एब्डक्शन। लेकिन अगर थोरेसिक नर्व पैरालाइज हो जाए, थोरेसिक नर्व के अंदर इंटरप्शन पैदा हो जाए, थोरेसिक नर्व में इंटरप्शन जब पैदा होगा तो ये जो मसल है जिसका नाम है सीरेटस एंटीरियर मसल, ये पैरालाइज हो जाएगी। इंटरप्शन किस में हुआ? थोरेसिक नर्व में। फर्क किस पे पड़ा? सीरेटस एंटीरियर मसल। अभी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा नाम, अभी समझ में आ जाएगा। सीरेटस एंटीरियर मसल वो पैरालाइज हो जाती है। उसके पैरालाइज होने पर क्या होता है? उसके पैरालाइज होने पर आपका क्या ये मूवमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पंचिंग मूवमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उल्टे आपका हाथ ऐसे लटक जाए, आपका हाथ जो है ये ऐसे लटक जाए। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला इसको कहते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला इसको कहते हैं। और चूंकि ये बॉर्डर जो है इसके साथ वो मसल अटैच है तो ये अनड्यूली प्रोमिनेंट इस तरह से उठ जाए, अनड्यूली प्रोमिनेंट। और आपका ये जो हाथ का मूवमेंट है ये एब्डक्शन या पंचिंग मूवमेंट नहीं हो पाएगा। किसकी वजह से? पैरालाइसिस ऑफ द सीरेटस एंटीरियर मसल। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसमें शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। शुक्रिया।